हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इंदौर को। तो मध्य प्रदेश के इंदौर को अभी हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड प्राप्त हुआ है। कल के करंट अफेयर्स में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है 2023 का, उसमें पहला स्थान किस शहर का है? तो वो है इंदौर का। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया था, जो कि इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है और किस मिशन के तहत किया गया है? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किया गया है। तो इसमें भारत की जो स्मार्ट सिटी है उनका आकलन किया जाता है। तो कुछ पैमाने रखे जाते हैं और उन पैमानों के आधार पर शहरों की रैंक लगाई जाती है। दोस्तों, जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता है, इसका पहला आयोजन 2018 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2020 में और चौथा आयोजन 2022 में किया गया है। तो अभी हाल ही में 2022 के आंकड़े पेश किए गए हैं। तो इंदौर ने 2022 में 6 अवार्ड प्राप्त किए हैं और आगरा ने 4 अवार्ड प्राप्त किए हैं। दोस्तों, जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, चलिए उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है इंदौर को, दूसरा स्थान सूरत का रहा है और तीसरा स्थान आगरा का रहा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो अवार्ड मिला है इस प्रतियोगिता में, तो वो मिला है मध्य प्रदेश को, दूसरा स्थान तमिलनाडु का और तीसरा स्थान राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से रहा है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड मिला है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जबलपुर को पहला स्थान, इंदौर को दूसरा स्थान, लखनऊ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के मामले में इंदौर पहले स्थान पर है, काकीनाडा दूसरे स्थान पर, अहमदाबाद तीसरे स्थान पर और चंडीगढ़ चौथे स्थान पर है। शहरी पर्यावरण के क्षेत्र में इंदौर पहले स्थान पर और शिवमोगा दूसरे स्थान पर, जम्मू तीसरे स्थान पर है। शासन की बात करें यानी गवर्नेंस की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, फिर है पिंपरी चिंचवड़ दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जबलपुर है और चौथे स्थान पर उदयपुर है। बिजनेस मॉडल के क्षेत्र में अहमदाबाद को पहला, सूरत को दूसरा, आगरा को तीसरा और ग्वालियर को चौथा स्थान हासिल हुआ है। तो दोस्तों, ये है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए 2023 के अन्य पुरस्कार भी डिस्कस करते हैं। तो फिजी और पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 योगी आदित्यनाथ जी को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता को दिया गया है, जो कि कोटा राजस्थान की हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है 2023 में डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, जो कि पोलैंड का अवार्ड है, ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को और मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 दिया गया है उत्साह पटनायक को। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है आशा भोसले जी को। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी कहाँ छोड़ा जा रहा है? आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में, यानी प्रशांत महासागर में। यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये जापान का मैप है और जापान में आप देखेंगे ये है दोस्तों पैसिफिक ओशियन। तो यहीं पर जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र था उसका पानी फेंका जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है ये है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र की। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर स्थित है। ये पूरा जापान का मैप है। दोस्तों याद रखिएगा 2011 की घटना को। तो 2011 में होता क्या है
कि पैसिफिक ओशियन में अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण जापान में सुनामी आ जाती है और इस सुनामी के कारण जो पानी था ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में चला जाता है। जब दोस्तों फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में पानी चला जाता है तो वहाँ का जो कूलिंग सिस्टम था और जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो जाता है और गर्मी की वजह से वहाँ मौजूद तीनों रिएक्टर्स के जो कोर हैं वो पिघल जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन फैल जाता है। देखिए सुनामी आई तो इस न्यूक्लियर प्लांट में पानी चला गया तो जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो गया और दोस्तों जो वहाँ के 3 रिएक्टर थे वो सारे पिघल गए और आग लग गई थी इस प्रकार से, और इसके अलावा वहाँ पर रेडिएशन भी फैल गया था। अब रेडिएशन फैल गया दोस्तों, 2011 की घटना है। अब जापान क्या कर रहा है कि जो वहाँ पर पानी भर गया था उस पानी को वो बाहर छोड़ना चाहता है। तो अब उस पानी को कहाँ पर छोड़ रहा है? पैसिफिक ओशियन में छोड़ रहा है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो चीफ थे राफेल ग्रोसी वो जापान गए थे। तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में इस बात का जायजा लिया कि ये जो पानी फेंका जाएगा पैसिफिक ओशियन में ये कहीं खतरनाक तो नहीं हो सकता है, लेकिन तो उनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है और ये कहा है कि जो जापान जो पैसिफिक ओशियन में पानी फेंक रहा है उससे नुकसान होने वाला नहीं है। तो अब जापान जो है पैसिफिक ओशियन में ये परमाणु संयंत्र का जो पानी है वो फेंक देगा, यानी कि जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसको वो पैसिफिक ओशियन में छोड़ेगा। दोस्तों जापान के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल टोक्यो है, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है, यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानी एन। याद रखिएगा कि 2023 में जापान के हिरोशिमा शहर में G7 और क्वाड का सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा इगा स्विएटेक। अब सवाल आता है कि इगा स्विएटेक जो है किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वह पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। कुछ और नाम दिए गए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आर्याना सबलेंका जो है बेलारूस की खिलाड़ी हैं और एलेना रायबकीना जो है कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। सानिया मिर्जा को तो आप सभी लोग जानते हैं, ये भारत से रिलेटेड है। दोस्तों स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया को और आगे बढ़ाने के लिए इन्फोसिस ने अभी हाल ही में इगा स्विएटेक के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इगा स्विएटेक को याद रखिएगा, वो वर्तमान में वर्ल्ड नंबर 1 है टेनिस में। तो उनके साथ जो एग्रीमेंट किया गया है उसके तहत वो इन्फोसिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज डिस्कस की थी जिसमें यह कहा था कि इन्फोसिस के द्वारा राफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों राफेल नडाल और इगा स्विएटेक जो हैं वो भारत की जो इन्फोसिस कंपनी है उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति और उनके जो साथी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकड़ी। दोस्तों IT क्षेत्र की कंपनी है इन्फोसिस, इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में BPCL के द्वारा राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया के द्वारा, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। MS धोनी को वाइकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर, रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर और विराट कोहली को लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा अमृत माथुर के द्वारा। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है ये क्रिकेट से रिलेटेड पुस्तक है। नाम क्या है इसका? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत माथुर के द्वारा लिखी गई है। 2023 की कुछ और अन्य पुस्तकों की बात करें तो AK भट्टाचार्य के द्वारा भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक लिखी गई है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक, अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेस पुस्तक लिखी गई है। बोरिया मजूमदार के द्वारा सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक लिखी गई है। शांतनु गुप्ता के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक और अश्विनी दर R सिंह के द्वारा मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, REC लिमिटेड किस राज्य के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की
विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो जो रघुनाथपुर है वहां पर एक विद्युत परियोजना लगाई जानी है 1320 मेगावाट की। तो उसके लिए कौन ऋण प्रदान करेगा? REC लिमिटेड प्रदान करेगा। तो अभी हाल ही में महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया गया है और इस समझौते में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके लिए जो REC है यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन को 4527.68 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जो REC लिमिटेड है यह एक महारत्न कंपनी है। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। राज्यपाल कौन है? CB आनंद बोस। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। विधानसभा की 294 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की यहां पर 42 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक कहां शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में जो G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनकी दूसरी बैठक शुरू हुई है। ठीक है, तो भारत की G20 की अध्यक्षता में जो उसके सदस्य देश हैं उनके जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके बीच दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई है और यह जो बैठक है ये 27 और 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, इस बैठक को भारत के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद, तो वो 28 अगस्त को संबोधित करने वाले हैं और इस बैठक में स्वास्थ्य में अवसर, वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किए जाएंगे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो G20 देश हैं उनके जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनकी दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। दोस्तों, बात आ रही है G20 की, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो यह इसका 18वां संस्करण होगा और नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। थीम जरूर आपको याद रखना है G20 शिखर सम्मेलन की, तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन होना है ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में होना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल प्रतियोगिता 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेलों में पुरुषों की क्रिकेट की, तो पुरुषों की क्रिकेट का जो सिल्वर मेडल है ये भारत ने हासिल किया है, गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है देव कोहली का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक गीतकार थे, तो उनका अभी हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। दोस्तों, उन्होंने लाल पत्थर, बाजीगर, हम आपके कौन इस प्रकार के गीत लिखे हैं और उन्होंने लगभग 100 से अधिक गीत लिखे हैं और उन्होंने कई फेमस गीत भी लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि गीतकार देव कोहली का अभी हाल ही में निधन हो गया है। 2023 के प्रमुख निधन की बात करें तो अभिनेत्री उत्तरा वावकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है और थिएटर अभिनेत्री जलबाला वैद्य का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अभी हाल ही में निधन हुआ है और पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है WWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में HS प्रणय ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों, बैडमिंटन में भारत के HS प्रणय ने WWF विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगर हम बात करें WWF विश्व चैंपियनशिप 2023 की, तो इसका आयोजन 21 से 27 अगस्त तक किया गया है। कहां पर किया गया है? कोपेनहेगन में किया गया है, जो कि डेनमार्क में है। दोस्तों, अगर हम 2023 WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडल टैली की बात करें तो साउथ कोरिया ने पहला स्थान हासिल किया है। साउथ कोरिया ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दूसरा स्थान चाइना का रहा है, इसने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है और तीसरा स्थान थाईलैंड का रहा है, इसने भी 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 8वां स्थान हासिल किया है मलेशिया के साथ, यानी मलेशिया और इंडिया का संयुक्त रूप से 8वां स्थान रहा है। तो ये मेडल टैली भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसी इंडेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए दोस्तों, जब आप इसको देखेंगे कि जिस प्रकार से लिखा हुआ है, तो AUS का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, IND का मतलब है इंडिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है उसके बीच ऑसी इंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण 22 से 25 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास आयोजित किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन 2023 में कहां पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल था। तो ये जो 4 देश हैं ये क्वाड देश भी कहलाते हैं। तो इन चारों देशों ने अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया है। जो दोस्तों ऑस इंडेक्स समुद्री अभ्यास हुआ है इसमें भारत की तरफ से INS सहाद्री और INS कोलकाता ने हिस्सा लिया था। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज को अभी हमने डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास की। तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ है 2023 में। और इसके अलावा दोस्तों कॉन्कर्ड एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूके के बीच आयोजित की गई है। अजय वॉरियर अभ्यास इंडिया और यूके के बीच आयोजित किया गया है। कोप इंडिया 2023 अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। और सिलीनेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो ये हैं 2023 के प्रमुख एक्सरसाइज। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक को किसने लिखा है? विपुल रिखी ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किस शहर ने हासिल किया है? इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल ने बिजली संयंत्रों में किस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत का पहला उत्प्रेरक सेट बनाया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। किस राज्य ने 1000 ml से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू किया है? असम। G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहां शुरू हुई है? वाराणसी में। और टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। ये क्वेश्चन कई बार SSC में पूछा गया है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने अभी हाल ही में कमल की कौन सी प्रजाति को डेवलप किया है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर सुनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? कोलकाता में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था शिव शक्ति पॉइंट। तो इसका आंसर लगभग सभी ने दिया है, बहुत अच्छे तरीके से भी बताया है, कुछ लोगों ने बहुत डिटेल से लिखा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।